Good morning to all the students. Today we are going to study the poem Elegy written in a country churchyard, written by Thomas Gray, prescribed in our BA first year course. और ये जो कविता है इसमें बताया गया कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. The proud and ambitious people should not laugh at the simple life and the poor destiny of the poor people. क्योंकि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको एक दिन मरना है, सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है. तो किसी को भी अपनी अमीरी का घमंड करके किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ये इसका सेंट्रल आइडिया है. इसको हम शुरू के 6 स्टैंजा पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इस कविता के अंदर क्या दिया हुआ है. The curfew tolls the knell of parting day. The curfew tolls the knell of parting day. The curfew पुराने टाइम में जब शाम हो जाती थी तो चर्च के अंदर घंटी बजती थी. ये इस बात का सिग्नल होता था कि शाम हो गई है. Tolls the nails. Tolls the nails of parting day. Parting day जो विदा हो रहा दिन, यानी कि जब शाम को पुराने टाइम में दिन खत्म होता था तो चर्च के अंदर घंटी बजती थी, कर्फ्यू बजती थी. यानी कि ये इस बात का सूचक था कि संध्या हो रही है और अब जो है दिन के विदा होने का समय आ गया है और रात आने वाली है. कर्फ्यू घंटियों का बजना, नेल संध्या हो रही है, पार्टिंग विदा होना. द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली. लोविंग हर्ड जो कैटल है, जो जानवर हैं, जो अपना सर झुकाकर थके हारे चारागाह के ऊपर के घास के मैदानों से गुजरते हुए घरों की तरफ जा रहे हैं. क्योंकि दिन भर ये जो कैटल है, पशु जानवर खेतों में चरने जाते हैं और शाम होते ही जब घंटी बज जाती है कि शाम हो गई तो ये जानवर अपने घरों की ओर चले जाते हैं. The plowman homeward plods his weary way. Plowman. The plowman. Plowman farmer. Homeward plods. Plods यानी चलना. His weary way. Weary यानी थका हुआ और way यानी रास्ता. और इस समय शाम के समय जो किसान होते हैं वो खेतों से थके हारे घर लौट रहे होते हैं और धीरे धीरे चलते हैं. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और कवि कह रहा है कि ये किसान लोग जब रात को शाम को काम करके घर चले जाते हैं, जब अंधेरा हो जाता है और ये लोग घरों में चले जाते हैं और बाहर केवल अंधेरा और मैं रह जाता हूँ. मैं यानी कवि और अंधेरा बाहर रह जाता है, बाकी लोग अपने घरों में चले जाता है. तो इस पहले स्टैंजा में कवि ये कहना चाहता है कि जो रिंगिंग ऑफ कर्फ्यू है, जो इवनिंग चर्च बेल है गांव के अंदर, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि द डे हैज़ कम टू एन एंड. डे अब खत्म हो गया है, पूरा हो गया है. और जो लोविंग ऑफ कैटल है इज हर्ड ओवर द मेडो एज दे रिटर्न टू द होम्स विथ स्लो स्टेप्स फ्रॉम द फील्ड्स. और धीरे धीरे ये जो पशु है, जो जानवर है, वो खेतों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं, अपने बाड़ों की ओर जा रहे हैं. और जो प्लोमैन है, जो फार्मर है, वो दिन के काम से थक चुका है. एंड वॉक्स विद डिफ़िकल्टी टू हिज होम. और बड़ी कठिनाई से वो घर की ओर जाता है. और द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहर की दुनिया है, वो अंधेरे में गिर जाती है क्योंकि सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं. केवल एक कवि है जो गांव के चर्च यार्ड में खड़ा है, गांव के कब्रिस्तान में खड़ा है.
ऑब्जर्विंग द फेट ऑफ कॉमन पीपल हु लाई बरीड देयर। केवल जो कवि है वो रात के अंधेरे में बाहर कब्रिस्तान में है और इन गरीब लोगों को नोटिस कर रहा है, उनकी लाइफ को देख रहा है। तो कवि अपने अनुभवों के बारे में बता रहा है कि इस पहले स्टैंजा के अंदर। सेकंड स्टैंजा में कहता है कि नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग, फेड यानी फीका होना, ग्लिमरिंग चमकीला, लैंडस्केप भूदृश्य ऑन द साइट, नज़र में, यानी कि दिन पर जो दृश्य, जो जमीन, जो खेत हमें नज़र आ रहे थे चमकते हुए, अब शाम होते ही धीरे धीरे सारे फीके हो रहे हैं, यानी कि अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ऑल द एयर अ सोलम, सोलम यानी गंभीर, सीरियस, स्टिलनेस शांति, होल्ड बनाए रखना, और बाहर की हवा में गंभीर शांति है। रात का समय कैसा शांत होता है, घड़ी की टिक टिक भी हमें बहुत तेज सुनाई देती है जैसे कोई ढोल बज रहा हो। तो बाहर गंभीर माहौल है, शांति छाई हुई है। सेव, सेव यानी एक्सेप्ट, के सिवा, वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, यानी कि धीरे धीरे ये जो रात का नज़ारा है वो आंखों से ओझील हो जाता है और जो चीज़ें दिन को चमक रही थी वो अंधेरे में खो जाती है और शाम को सीरियसनेस, शांति का माहौल हो जाता है। और बीटल, केवल एक जो बीटल है, सब लोग शांत हैं केवल एक बीटल के अलावा। बीटल एक तरह का भौरा होता है, भौरा होता है। व्हील यानी चारों तरफ गोल गोल घूमना, हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, उड़ान भरना। एक भौरा है, भौरा है, वो बाहर अपनी उड़ान भर रहा है, वो आवाज़ कर रहा हूँ करके, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। एंड ड्राउजी टिंगलिंग लल द डिस्टेंट फॉल्स, ड्राउजी टिंगलिंग, एक तो भौरे की आवाज़ आ रही है, बाकी सभी लोग शांत है, केवल एक भौरे की आवाज़ आ रही है। और दूसरी तरफ बाड़े के अंदर जो भेड़ें बंधी हुई हैं, द टिंगलिंग, टिंगलिंग टन टन की आवाज़, लल एकदम अच्छी सी मीठी सी आवाज़ जिसको सुनकर नींद आ जाए। द डिस्टेंट फॉल्ट, फॉल्ट यानी बाड़ा, थोड़ी दूर पर बाड़ों में भेड़ें बंधी हुई हैं और उनके गले के अंदर घंटियां हैं और वो जब नींद में सोती हैं तो गले को इधर उधर मूव करती है तो वो टन टन की आवाज़ आती है, बड़ी मधुर आवाज़ लग रही है। तो कवि कह रहा है कि सब जगह शांति है, केवल एक भौरा है जो बाहर आवाज़ कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उड़ान भर रहा है, और कुछ दूरी पर एक बाड़े में भेड़ें हैं जिनके गले से घंटियां बंधी हुई है, वो टिंगलिंग साउंड कर रही है, टन टन की आवाज़ कर रही है। सेव दैट, तो इस दूसरे स्टैंजा के अंदर कवि ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता है, जो दिन भर का नज़ारा है वो दिखना बंद हो जाता है, चारों तरफ शांति छा जाती है, सीरियसनेस छा जाती है। केवल एक जो भौरा है वो बाहर गुनगुनाने की आवाज़ कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और कुछ दूरी पर एक बाड़े में भेड़ें हैं जो नींद में हैं और उनके गर्दन को हिलाने की वजह से टन टन की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, बाकी कोई आवाज़ नहीं दे रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, सेव एक्सेप्ट कवर्ड विथ आईवी, कवर्ड विथ आईवी, आईवी एक प्रकार की लता होती हैं, बेल होती हैं। तो कवि कह रहा कि सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, और कुछ दूरी पर जो चर्च हैं, चर्च की जो ऊपरी टॉप है, जो उसका मीनार है, गिरजाघर का जो मीनार है वो ऊपर लताओं से घिरा हुआ है और उसके ऊपर द मोपिंग आउल डस टू द मून कंप्लेन, मोपिंग यानी सैड, उदास, कंप्लेन शिकायत करना है। गिरजाघर की मीनार के ऊपर, जो मीनार लताओं से घिरी हुई है, उसके ऊपर एक उल्लू बैठा है और वो उल्लू चांद को देखकर चांद से शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सेक्रेट पावर, ऑफ सच मतलब, ऑफ सच का मतलब वो लोग जो उसके घर के आसपास, जो उसके घोंसले के आसपास घूमते हैं। वॉन्डरिंग नियर हर सेक्रेट पावर, हर यानी आउल उल्लू, और बावर, बावर शरण का स्थान, रहने की जगह।
तो उल्लू जो है चांद से ये कंप्लेन कर रहा है कि कुछ लोग मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं? इस चर्च में मेरा घर है, ये लोग रात को मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि रात का समय, लेकिन कवि कब्रिस्तान में है, वह चर्च में है, और इसीलिए उल्लू कवि को देखकर चांद से शिकायत कर रहा है कि ये यहाँ क्यों है। मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। मोलेस्ट का मतलब डिस्टर्ब करना, एंशिएंट प्राचीन, सॉलिटरी निर्जन, रियल जो साम्राज्य। तो ये जो चर्च है वो उल्लू का साम्राज्य है, कब्रिस्तान। और ये कवि यहाँ क्या कर रहा है, उसकी शांति को क्यों भंग कर रहा है? ऐसी शिकायत उल्लू चांद से कर रहा है। तो इन 2 स्टैंजा में मैं बताया कि शाम का वक्त हो गया है, सभी लोग घरों की तरफ चले गए, यहाँ तक कि जानवर भी चले गए हैं, चारों तरफ शांति है, केवल कुछ आवाज़ें आ रही हैं। एक भौंरा आवाज़ कर रहा है, दूसरी तरफ घंटियों की आवाज़ आ रही है, एक और उल्लू जो है चांद से शिकायत कर रहा है। इनके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। चौथा स्टैंजा, Beneath those rugged elms that yew trees said. Beneath those, beneath यानी नीचे, और rugged यानी रफ, एकदम रफ होता है ना, बिल्कुल मतलब जो स्मूथ नहीं होता है। elms, elm यानी जो एक elm एक तरह का पेड़ होता है, एवरग्रीन ट्री होता है, चीड़ का पेड़ होता है। That yew trees said, तो रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री होता है, यू पेड़ जो एक चीड़ का पेड़ की तरह होता है, और वो सदाबहार वृक्ष होता है। तो कवि कह रहा है कि एक दूर जो एक यू नाम का पेड़ है, यू ट्री है, उसकी जो रग्ड एल्म्स है, उसकी जो रग्ड जो छाल है, जो रफ छाल है, उसकी शाखाओं के जो नीचे हैं, Where hews the turf, where hews, hew यानी थोड़ा ऊपर होना, टर्फ मिट्टी का ढेर। तो जमीन जो है वो कह रहा कि चर्च के अंदर एक पेड़ है, ट्री है, और उस पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी उभरी हुई है। इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, मतलब मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो ऊपर मिट्टी कैसे उभार आता है, उस तरह से उन पेड़ों के नीचे ऐसे मिट्टी उभरी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो संकीर्ण जिसमें जगह कम हो, सेल यानी जेल होती है, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड यानी लेटा हुआ होना। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, रूट यानी असभ्य, फॉर फादर पूर्वज, और हेमलेट एक छोटा गांव होता है जिसको हम अपनी भाषा में ढाणी कहते हैं। और यहाँ स्लीप का मतलब सोना है, लेकिन यहाँ सोने का मतलब दफनाए हुए होना। तो कवि कह रहा है कि चर्च के अंदर जो पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे ज़मीन कुछ उभरी हुई है, और वो उभरी हुई ज़मीन एक कब्रिस्तान है जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया गया है। और जो मरे गए लोगों को जब कब्रिस्तान में नीचे दफनाया जाता है, जो उनकी कब्र होती है वो एक जेल की तरह होती है। जेल में व्यक्ति कैसे बंद होता है, तो हर व्यक्ति अपनी एक संकीर्ण जेल में मरने के बाद वहाँ लेटा हुआ है। और यहाँ कौन लेटे हुए हैं? इस ढाणी के, जिस गांव में वो कवि है, उस ढाणी के जो गरीब लोग हैं, जो असभ्य जो पूर्वज है, वो उस कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, मरे पड़े हैं। उनको देखकर कवि के मन में ये कविता लिखने का ख्याल आया, उनके बारे में कुछ बताने का ख्याल आया। द ब्रीजी कॉल, द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी कॉल का मतलब एकदम ठंडी हवा। ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस ब्रीदिंग अगरबत्ती होती है, इंसेंस मतलब खुशबूदार सांस। कवि कह रहा है कि सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, खुशबूदार खुशबू आती हैं। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ड सेड, और कुछ दूरी पर जो पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, वो अपने घोंसलों से ची ची की आवाज़ करती है। द कॉक श्रिल क्लेरियन, द कॉक स्लिस मुर्गा जो बांग देता है उसको कहते हैं
और द एक्कोइंग हॉर्न, पुराने ज़माने में सींग के आकार का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, वो हॉर्न होता है। नो मोर सेल राउज, राउज यानी जगाना, देम देयर लोली बेड, लोली जमीन के नीचे, बेड यानी बिस्तर। कवि कह रहा है कि चर्च के कब्रिस्तान में ये जो असभ्य, जो ग्रामीण, जो मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं, इन लोगों को कोई नहीं जगा सकता क्योंकि ये मर चुके हैं। चाहे सुबह की ठंडी हवा हो, खुशबूदार हवा हो, चाहे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ हो, चाहे मुर्गे की बांग हो, चाहे वाद्य यंत्र की आवाज़ हो, कोई भी चीज़ इन मरे हुए लोगों को नहीं जगा सकती क्योंकि वो लोग मर चुके हैं, अब इनको कोई नहीं जगा सकता। For them no more the blazing hearth shall burn. For them, them जो लोग मर गए हैं, दफनाए हुए हैं। Blazing hearth, blazing burning जलती हुई, hearth भट्टी होती है, चूल्हा होता है, shall burn ये लोग अब मर चुके हैं और इनके लिए इनके घरों में अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि चूल्हा तो जिंदा लोगों के लिए जलता है। ये लोग जब घर जाएंगे ही नहीं तो इनके लिए क्यों चूल्हा जलाएंगे? तो इनके घर जो है बनात हो चुका है और इनके लिए इनके घर का चूल्हा अब नहीं जलता है। और बीजी हाउसवाइफ, और इनकी जो पत्नियां हैं, जो गृहिणी हैं, प्लाई हर इवनिंग केयर, प्लाई का मतलब है कोई काम करना, क्लेवरली, कुशलतापूर्वक काम करना। हर इवनिंग केयर, इवनिंग केयर जो शाम के समय काम करते हैं, खाना वगैरह, साफ सफाई। तो इनके घरों की औरतें, जब ये व्यक्ति जीवित थे, जब ये शाम को घर जाते थे तो इनके घर का चूल्हा जलता था। इनकी जो हाउस वाइफ थी वो शाम को घर का काम करती थी, तैयारियां करती थी, उनके हस्बैंड घर आ रहे हैं, खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी। लेकिन जब उनके पति नहीं रहे, ये व्यक्ति नहीं रहे, तो अब वो किसके लिए चूल्हा जलाए, किसके लिए काम करे? तो इनका घर भी अब सुनसान पड़ा है। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट, दे राइज रिटर्न। नो चिल्ड्रन, ये जो राइज है वो सायर है, सायर यानी पेरेंट्स, फादर। कोई भी बच्चा, चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर सायर्स रिटर्न, अब इनके घरों का कोई भी बच्चा दौड़कर पापा पापा करते हुए बाहर नहीं जाएगा कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, क्योंकि उनके पापा अब मर चुके हैं। और क्लाइंब इज नी द एंड विद किस टू शेयर, क्लाइंब यानी चढ़ना, नी यानी घुटना, एंड विद जलन होना, किस चुंबन करना, टू शेयर बांटना, किस यहाँ लाड करना है, इसका मतलब यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि पिताजी आ गए हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं और पिताजी आ गए, पिताजी आ गए कहते हुए पिताजी के घुटनों पर चढ़ जाते हैं, उनको लाड करते हैं। लेकिन अब इनके बच्चे दौड़ते हुए बाहर नहीं आएंगे, पिताजी के घुटनों पर नहीं चढ़ेंगे, ना ही पिताजी को लाड करेंगे, ना ही पिताजी अपने बच्चों को लाड कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग मर चुके हैं और इनके बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। इनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो चुकी है, वो किसके लिए जो है चूल्हा जलाए, और इनकी जो पुत्र बच्चे हैं वो किसके लिए दौड़े। तो कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि इस ढाणी के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो मर चुके हैं, कब्र के अंदर हैं और अब वो वापस उठ नहीं सकते, उनको कोई जगा नहीं सकता। तो इन जो 4, 5 और 6 स्टैंजा है, इसमें कवि ये कह रहा है कि जो पूर्वज हैं वो कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं, यूं पेड़ के नीचे, और उन कब्रिस्तानों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बड़ी छोटी छोटी है, नैरो है, संकीर्ण है, और गांव के पूर्वज इनमें दफनाए हुए हैं, काफ़ी समय पहले दफना दिए गए हैं, जब उनकी मौत हो गई, अब वो इन कब्र में हमेशा सोए हुए रहेंगे, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति अब जिंदा नहीं हो सकता। अब चाहे सुबह की खुशबूदार हवा हो, चाहे चिड़ियों के गीत की आवाज़ हो, चाहे मुर्गे की बांग की आवाज़ हो, चाहे वाद्य यंत्र की आवाज़ हो, कोई भी इन्हें नींद से नहीं जगा सकती, मरे हुए को कोई नहीं जगा सकता, बिकॉज दे आर डेड एंड गॉन फॉर एवर। और जब शाम होगी तो उनके घर के लिए उनकी पत्नियां ना चूल्हा जलाएगी, ना उनके लिए खाना बनाएगी, ना बच्चे पापा पापा करके दौड़ के बाहर आएंगे, ना अपने पिताजी से लिपटेंगे, क्योंकि अब पिताजी नहीं रहेंगे तो बच्चे किससे लिपटेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी स्टैंजा हम कल पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।